तो नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 का है, सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान के पार्ट 3 का है। पार्ट 3 के नागरिक शास्त्र का पहला पाठ है। नागरिक शास्त्र का पहला पाठ है। पाठ कौन सा है? लोकतंत्र क्या और क्यों है। इससे बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उतने बहुविकल्पी प्रश्न को बना दिया हूँ। इस पाठ से 2 सेशन आपके पास पहुँच गया है। ये तीसरा सेशन आपके पास जा रहा हूँ। तीसरे सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इस पाठ से कुल 3 सेशन हुए। पहले और दूसरे सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तीसरे में बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्विट्जरलैंड के, ये 10 नहीं है, किस कैंटन स्विट्जरलैंड के किस कैंटन स्विट्जरलैंड के उस कैंटन का नाम बताइए जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। स्विट्जरलैंड के उस कैंटन का नाम बताइए जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 1, उरी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, या पेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, या ग्लेरस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, या वर्न में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 1, स्विट्जरलैंड के उस कैंटन का नाम बताइए जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्न में नहीं है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड के उस कैंटन का नाम बताइए जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, तो वर्न में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक विचारक। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक विचारक कौन है? लास्की हैं, या लासवेल हैं, या लॉर्ड ब्राइस हैं, या जे.एस. मिल हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक विचारक कौन है भाई? लास्की, लासवेल, लॉर्ड ब्राइस, या जे.एस. मिल। तो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक विचारक है जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 3, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? लास्की हैं, या जे.एस. मिल हैं, या लॉर्ड ब्राइस हैं, या हंसा हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? लास्की हैं, जे.एस. मिल हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, या हंसा हैं। तो प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार के लेखक जे.एस. मिल हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य
सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वक्तव्य देखते हैं। संवैधानिक राजतंत्र और जनतंत्र साथ साथ चल सकते हैं। संवैधानिक राजतंत्र और जनतंत्र साथ साथ चल सकते हैं, सही है। प्रेस की स्वतंत्रता जनतंत्र की सफलता के लिए महत्वहीन नहीं, महत्वपूर्ण है, ये सही नहीं है। जनतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। दुनिया के सभी देश आज जनतंत्र आत्मा कहे जा सकते हैं, ये भी सही है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है, गलत है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, संवैधानिक राज जनतंत्र के मुख्य लक्षण क्या हैं? संवैधानिक जनतंत्र के मुख्य लक्षण क्या हैं? लिखित संविधान और शक्तिशाली विधान व्यवस्था, या बहुमत का शासन और नागरिक स्वतंत्रता, या संघवाद और शक्ति का प्रत्यायोजन, या मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता। प्रश्न नंबर 5, संवैधानिक जनतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? लिखित संविधान हो और शक्तिशाली विधान व्यवस्था हो, या बहुमत का शासन हो और नागरिक स्वतंत्रता हो, या संघवाद और शक्ति का प्रत्यायोजन हो, या मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाए। तो संवैधानिक जनतंत्र के मुख्य लक्षण क्या हैं? बहुमत का शासन हो और नागरिक स्वतंत्रता हो। बहुमत का शासन हो और नागरिक स्वतंत्रता हो। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, उदार लोकतंत्र का अर्थ क्या है? उदार लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बहुमत द्वारा सरकार, जनता द्वारा सरकार, जनता के हित की सरकार, सीमित बहुमत का शासन। उदार लोकतंत्र का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 6, तो उदार लोकतंत्र का अर्थ क्या है? उदार लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत द्वारा सरकार। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया? भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण, ये पक्ष है भाई, पक्षी नहीं, पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया? प्रश्न नंबर 7, जयप्रकाश नारायण ने किया, या विनोबा भावे ने किया, या M.N. राय ने किया, या महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न नंबर 7, भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया? तो भारत में दल विहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वचन क्या है? मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वचन क्या है? व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, उपयोगिता तथा संतुष्टि का निश्चय, प्रशासन में जन समाज की प्रत्यक्ष भूमिका, संविधान रचना में जन भागीदारी। प्रश्न नंबर 8, मैकफर्सन द्वारा लोकतंत्र का निर्वचन क्या है? व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि, उपयोगिता तथा संतुष्टि का निश्चय,
प्रशासन में जन समाज की प्रत्यक्ष भूमिका, संविधान रचना में जन भागीदारी। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं लास्की हैं, या ऑस्टिन हैं, या लासबेल हैं, या मोस्का हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? लास्की, ऑस्टिन, लासबेल या मोस्का। तो प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? ये समर्थक हैं लास्की। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है? प्रश्न नंबर 10, किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है? ऐसे मैक्सी के अनुसार है, या टैलीरेंट के अनुसार है, या फाउगेट के अनुसार है, या अरस्तु के अनुसार है? प्रश्न नंबर 10, किसके अनुसार प्रजातंत्र काले रक्षकों का कुलीन तंत्र है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा टैलीरेंट ने कहा है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, प्रजातंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता को सत्ता के बारे में अधिकतम भ्रम दिया जाता है, जबकि वास्तव में उन्हें सबसे कम सत्ता दी जाती है। प्रश्न नंबर 11, प्रजातंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता को सत्ता के बारे में अधिकतम भ्रम दिया जाता है, जबकि वास्तव में उन्हें सबसे कम सत्ता दी जाती है। ये वक्तव्य किसका है? प्रश्न नंबर 11, ये वक्तव्य बेजहार्ट का है, या सीले का है, या लॉर्ड ब्राइस का है, या डाइसी का है? प्रश्न नंबर 11, प्रजातंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता को सत्ता के बारे में अधिकतम भ्रम दिया जाता है, जबकि वास्तव में उन्हें सबसे कम सत्ता दी जाती है। ये वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य है बेजहार्ट का। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बेजहार्ट ये सत्ता है। ये कथन, ये वक्तव्य बेजहार्ट महोदय का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सबसे सफल प्रजातांत्रिक राजनीतिक हुआ है। प्रश्न नंबर 12, सबसे सफल प्रजातांत्रिक राजनीतिक वो है जो प्रजातंत्र को नष्ट करके तानाशाह बन जाने में सफल हो जाते हैं। यह वक्तव्य किसका है? प्रश्न नंबर 12, सबसे सफल प्रजातांत्रिक राजनीतिक वह है जो प्रजातंत्र को नष्ट करके तानाशाह बन जाने में सफल हो जाते हैं। ये वक्तव्य किसका है? अब्राहम लिंकन का है, या रॉबर्ट डहल का है, या लॉर्ड ब्राइस का है, या बर्ट्रैंड रसल का है?
तो प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन होगा बर्ट्रैंड रसल। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा बर्ट्रैंड रसल। प्रश्न नंबर 13 प्रजातंत्र की परिभाषा ऐसे उनके नाम के रूप में की जा सकती है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 13 प्रजातंत्र की परिभाषा ऐसे उनके नाम के रूप में की जा सकती है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है, या लेनिन का है, या सीले का है, या सार्टोरी का है। प्रश्न नंबर 13 प्रजातंत्र की परिभाषा ऐसे उनके नाम के रूप में की जा सकती है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये कथन अब्राहम लिंकन, या लेनिन, या सीले, या सार्टोरी का है। तो ये कथन सार्टोरी महोदय का है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 प्रजातंत्र एक संज्ञा है किंतु इसे विशेषण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 प्रजातंत्र एक संज्ञा है किंतु इसे विशेषण होना चाहिए। ये कथन सीले ने ऐसा कहा है, या डायसी ने, या लुकास ने, या लॉर्ड ब्राइस ने। प्रश्न नंबर 14 प्रजातंत्र एक संज्ञा है कि इसको विशेषण होना चाहिए। ये वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य डायसी महोदय का है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 प्रजातंत्र एक संज्ञा है किंतु इसको विशेषण होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रजातंत्र के महान मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? प्रजातंत्र के महान मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड ब्राइस को, या अब्राहम लिंकन को, या रूसो को, या गांधी को। प्रश्न नंबर 15 प्रजातंत्र के महान मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रजातंत्र के महान मसीहा के रूप में रूसो को जाना जाता है, रूसो को। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 प्रजातंत्र का कौन सा सिद्धांत मानता है कि यदि प्रजातंत्र को बचाना है तो प्रजा को इससे दूर रखो? प्रश्न नंबर 16 प्रजातंत्र का कौन सा सिद्धांत मानता है यदि प्रजातंत्र को बचाना है तो प्रजा को इससे दूर रखो? उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, या बहुलवादी सिद्धांत? तो ऐसा विचार मार्क्सवादी सिद्धांत का है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 बहुलवादी प्रजातंत्र का समर्थक कौन है? बहुलवादी प्रजातंत्र का समर्थक कौन है? तो सीले हैं, या लॉर्ड ब्राइस हैं, या डायसी हैं, या रॉबर्ट डहेल हैं। प्रश्न नंबर 17 बहुलवादी प्रजातंत्र का समर्थक कौन है? सीले, ब्राइस, डायसी, या रॉबर्ट डहेल? तो बहुलवादी प्रजातंत्र के समर्थक रॉबर्ट डहेल महोदय हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कौन सा बहुलवादी लोकतंत्र का आधार नहीं है? समूह नहीं है,
या सख्त विशिष्ट वर्ग नहीं है, या सख्त पृथक्करण नहीं है, या सीमित राज्य की धारणा नहीं है। प्रश्न नंबर 18, कौन सा बहुलवादी लोकतंत्र का आधार नहीं है? समूह, सख्त विशिष्ट वर्ग, सख्त पृथक्करण या सीमित राज्य की धारणा। तो बहुलवादी लोकतंत्र का आधार नहीं है सख्त पृथक्करण। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए भाई, बहुविकल्पी प्रश्न 2 सेट आपके पास पहुंच गए हैं, 2 सेशन पहुंच गया है। तीसरे सेशन में 18 प्रश्न है बहुविकल्पी। आप आ जाइए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इसमें कुल 3 प्रश्न रखा हूँ। इन 3 प्रश्नों को आप लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, या इसके अलावा और जो भी प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न इतने आपके सामने रख दिया हूँ। आपके पास इतने बहुविकल्पी प्रश्न भेज दिया हूँ कि इस पाठ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय आएगा तो आप, हमें विश्वास है कि अच्छी तरह से उत्तर कर ले जाएंगे। फिलहाल मैं 3 प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मिलाकर 3 प्रश्न रखा हूँ। इन 3 प्रश्नों की व्याख्या संक्षेप में दिया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न देखें, लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। तो लोकतंत्र ही होना चाहिए, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। लोकतंत्र ही होना चाहिए, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है जनमत पर आधारित शासन। जनमत पर आधारित शासन। जनमत पर आधारित शासन का अर्थ यह होता है कि इसमें शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। पहला तर्क था जनमत पर आधारित शासन। तो जनमत पर आधारित शासन का अर्थ यह होता है कि इसमें शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा तर्क हम इस प्रकार दे सकते हैं, लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। तो जनता का हित सर्वोपरि होने के कारण ही लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता की तथा जनता के लिए सरकार है। यह अस्थायी शासन का साधन भी है क्योंकि इसमें जनता ही शासन का संचालन करती है। दूसरा तर्क, लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन। जनता का हित सर्वोपरि होने के कारण ही लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता की तथा जनता के लिए सरकार है। यह अस्थायी शासन का साधन भी है क्योंकि इसमें जनता ही शासन का संचालन करती है। इसके पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में हम तीसरा तर्क दे सकते हैं, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। समानता और स्वतंत्रता का पोषक। समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।
कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र स्वतंत्रता का भी पोषक है, जिसके अंतर्गत विचार, भाषण, सभा की स्वतंत्रता में भी दी जाती है, स्वतंत्रता भी दी जाती है। फिर से तीसरा इसके पक्ष में तर्क है, समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र स्वतंत्रता का पोषक भी है, जिसके अंतर्गत विचार, भाषा, सभा की स्वतंत्रता भी दी जाती है। इसके पक्ष में चौथा दे सकते हैं, जन कल्याण का पोषक। लोकतंत्र के पक्ष में चौथा हम दे सकते हैं कि लोकतंत्र का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना है। चौथा तर्क है, लोकतंत्र के पक्ष में चौथा तर्क जन कल्याण का पोषक है। तो लोकतंत्र का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण करना है। लोकतंत्र के पक्ष में पांचवा तर्क देख लीजिए, राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता। लोकतंत्र जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार निर्वाचन तथा शासन कार्य में भाग लेने के कारण जनता में राजनीतिक चेतना आती है। पांचवा तर्क क्या है? राजनीतिक जागरूकता। लोकतंत्र जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार निर्वाचन तथा शासन कार्य में भाग लेने के कारण जनता में राजनीतिक चेतना आती है। चलिए, लोकतंत्र के पक्ष में हम छठा तर्क दे सकते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में छठवां तर्क है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास। जनता ही देश की वास्तविक शासक होती है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होती रहती है। छठवां तर्क है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास। जनता ही देश की वास्तविक शासक होती है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होती रहती है। तो लोकतंत्र के पक्ष में हम सातवां तर्क दे सकते हैं, नैतिक और मानवीय महत्व। नैतिक और मानवीय महत्व। तो लोकतंत्र का नैतिक महत्व किस कारण है कि इसे सफल बनाना जनता अपना नैतिक कर्तव्य समझती है। लोकतंत्र का मानवीय महत्व स्वाभाविक है, क्योंकि यह लोक कल्याण पर आधारित होता है। लोकतंत्र के पक्ष में सातवां तर्क है, नैतिक और मानवीय महत्व। लोकतंत्र का नैतिक महत्व इस कारण है कि इसे सफल बनाना जनता अपना कर्तव्य समझती है। लोकतंत्र का मानवीय महत्व स्वाभाविक है, क्योंकि यह लोक कल्याण पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 8, राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। लोकतंत्र शासन प्रणाली को जनता का सहयोग प्राप्त रहता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली को
जनता का सहयोग प्राप्त रहता है। अतः जनता के संतुष्ट रहने के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं रहता है। ये क्रांति भाई क्रांति का भय नहीं रहता है। 8वां तर्क है राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं रहता। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली को जनता का सहयोग प्राप्त रहता है। अतः जनता के संतुष्ट रहने के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय भी नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा प्रश्न क्या है भाई? लोकतंत्र के द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता, सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र के द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता, सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है इसका, लोकतंत्र में ऐसे बहुत से दोष हैं जिसके द्वारा किसी देश के लिए यह सही नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या में देखें। लोकतंत्र में ऐसे बहुत से दोष हैं जिसके द्वारा किसी देश के लिए यह सही नहीं हो सकता है। इसके विपक्ष में, लोकतंत्र के विपक्ष में पहला तर्क है अयोग्यता की पूजा। अयोग्यता की पूजा। प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा है। प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा है। H.G. वेल्स ने लोकतंत्र को बुद्धिहीन एवं अज्ञानियों का शासन कहा है। अयोग्यता की पूजा में 2-3 विद्वानों के वाक्य देख लीजिए। प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा है। H.G. वेल्स ने भी लोकतंत्र को बुद्धिहीन एवं ज्ञानियों का शासन कहा। बुद्धिहीन एवं अज्ञानियों का, अज्ञानियों है भाई, अज्ञानियों का शासन, अज्ञानियों का शासन, बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन कहा है। प्रजातंत्र में मूर्ख तथा विद्वान, सच्चे और झूठे, चरित्रवान एवं चरित्र भ्रष्ट सबको समान रूप से शासन करने का अवसर मिलता है। व्यवहारिक जीवन में शिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण अंततः अयोग्यों के हाथ में ही शासन चला जाता है। अतः अयोग्यों की ही पूजा होने लगती है। प्रजातंत्र में मूर्ख तथा विद्वान, सच्चे और झूठे, चरित्रवान एवं चरित्र भ्रष्ट सबको समान रूप से शासन करने का अवसर मिलता है। व्यवहारिक जीवन में शिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण अंततः अयोग्यों के हाथ में ही शासन चला जाता है। अतः अयोग्यों की ही पूजा होने लगती है। इसके विपक्ष में हम दूसरा तर्क दे सकते हैं, साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी। लोकतंत्र साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी है। लोकतंत्र में उसी कार्यक्रम में धन खर्च किया जाता है। लोकतंत्र में उसी कार्यक्रम में धन खर्च किया जाता है
जिससे अधिक मत प्राप्त किए जा सकें। साहित्य, कला एवं संस्कृति के विकास पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। इस आधार पर लोकतंत्र को साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी कहा जाता है। इसके विपक्ष में दूसरा तर्क, साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी लोकतंत्र ने उसी कार्यक्रम में धन खर्च किया जाता है जिससे अधिक मत प्राप्त किए जा सकें। साहित्य, कला एवं संस्कृति के विकास पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। इस आधार पर लोकतंत्र को साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी कहा जाता है। लोकतंत्र के विपक्ष में विरोध में तीसरा तर्क है, दलगत बुराइयां। दलगत बुराइयां निर्वाचन के समय दलगत बुराइयां उभर कर सामने आ जाती हैं। निर्वाचन के समय दलगत बुराइयां उभर कर सामने आ जाती हैं। जब सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, दलगत बुराइयों के परिणाम स्वरूप पारस्परिक कटुता और द्वेष में वृद्धि होती है और नागरिक जीवन अशांत हो जाता है। इसके विपक्ष में तीसरा तर्क है, दलगत बुराइयां। निर्वाचन के समय दलगत बुराइयां उभर कर सामने आ जाती हैं, जब सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। दलगत बुराइयों के परिणाम स्वरूप पारस्परिक कटुता और द्वेष में वृद्धि होती है और नागरिक जीवन अशांत हो जाता है। चलिए, लोकतंत्र के विरोध में हम चौथा तर्क दे सकते हैं, समय तथा धन का अपव्यय। समय तथा धन का अपव्यय। लोकतंत्र में चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चुनाव की प्रत्याशा में जनता बढ़ने वाली महंगाई से भयभीत हो जाती है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते के रूप में राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है। समय तथा धन का अपव्यय में देखें, लोकतंत्र में चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चुनाव की प्रत्याशा में जनता बढ़ने वाली महंगाई से भयभीत हो जाती है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते के रूप में राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है। इसके विपक्ष में हम पांचवा तर्क दे सकते हैं, धनवानों की प्रबलता। धनवानों की प्रबलता। लोकतंत्र में निर्वाचन पद्धति के कारण अमीर धन के बल पर गरीब मतदाताओं का मत खरीद कर चुनाव जीत लेते हैं। निर्वाचन में चुने जाने के बाद वह धनवानों के हितों की ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार गरीबों को सब तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। लोकतंत्र के विरोध में पांचवा तर्क है, धनवानों की प्रबलता। लोकतंत्र में निर्वाचन पद्धति के कारण अमीर धन के बल पर गरीब मतदाताओं का मत खरीदकर चुनाव जीत जाते हैं। निर्वाचन में
चुने जाने के बाद वह धनवानों के हितों की ही रक्षा करते हैं। इस प्रकार गरीबों को सब तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। लोकतंत्र के विरोध में हम छठा तर्क दे सकते हैं, उत्तरदायी शासन का अभाव। लोकतंत्र के विरोध में छठवां तर्क है उत्तरदायी शासन का अभाव। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं और जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखकर केवल दल विशेष के हितों का ध्यान रखा जाता है। छठवां तर्क है उत्तरदायी शासन का अभाव। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं और जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखकर केवल दल विशेष के हितों का ध्यान रखा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3, आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 प्रश्न इसमें पाठ से रखूँगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। उत्तर, लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है। लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है, परंतु इस प्रकार की सरकार प्रत्येक देश में सफल नहीं हो सकती। प्रत्येक देश में सफल नहीं हो सकती। इसकी सफलता के लिए अनुकूल वातावरण की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखें, व्याख्या देखें। लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है, परंतु इस प्रकार की सरकार प्रत्येक देश में सफल नहीं हो सकती है। इसकी सफलता के लिए अनुकूल वातावरण की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वस्थ और सच्चा जनमत। स्वस्थ और सच्चा जनमत। जनमत का आशय जनता की इच्छा से है। जनमत का आशय जनता की इच्छा से है। जनता की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है, आधार और पथ प्रदर्शक है। इस संदर्भ में कहा भी जाता है, सचेत और स्वस्थ जन्म लोकतंत्र की प्रथम शर्त है। स्वस्थ और सच्चा जनमत। तो जनमत का आशय जनता की इच्छा से है। जनता की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार है और पथ प्रदर्शक है। इस संदर्भ में कहा भी जा सकता है, सचेत और स्वस्थ जनमत है भाई। जनमत सचेत और स्वस्थ जनमत लोकतंत्र की जनमत का आशय जनता की इच्छा से है। जनता की इच्छा ही लोकतंत्र का आधार और पथ प्रदर्शक है। इस संदर्भ में कहा भी जा सकता है कि सचेत और स्वस्थ जनमत लोकतंत्र की प्रथम शर्त है।
जनहित जनमत है। अब दूसरा देखें, दूसरी शर्त स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन में कार्य करने के बाद जनता को लोकतंत्र संचालन कला की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में अल्फ्रेड स्मिथ का कहना है, लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अति लोकतंत्र से हो सकता है। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सर्वोत्तम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन में कार्य करने के बाद जनता को लोकतंत्र संचालन कला की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में अल्फ्रेड स्मिथ का कहना है, लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अति लोकतंत्र से हो सकता है। तीसरी शर्त क्या है? राजनीतिक जागरूकता। तीसरी शर्त क्या है? राजनीतिक जागरूकता। जिस प्रकार स्वाधीनता के लिए बराबर जागरूक रहने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोकतंत्र की सफलता और सुरक्षा के लिए भी राजनीतिक जागरूक आवश्यक है। राजनीतिक जागरूक से ही यह संभव हो सकता है कि नागरिक राजनीतिक समस्याओं को समझेंगे और सही प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है। जिस प्रकार स्वाधीनता के लिए बराबर जागरूक रहने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोकतंत्र की सफलता और सुरक्षा के लिए भी राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है। राजनीतिक जागरूकता से ही यह संभव हो सकता है कि नागरिक राजनीतिक समस्याओं को समझेंगे और सही प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है। चौथी शर्त में हम देख सकते हैं, लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के बिना कोई सरकार नहीं टिक सकती। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए तो लोकतंत्र में जनता की आस्था की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र जनमत पर आधारित है। जन्म नहीं, जनमत पर आधारित सरकार है। जनमत पर आधारित सरकार है। लोकतंत्र में आस्था के बिना कोई सरकार नहीं टिक सकती। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए तो लोकतंत्र में जनता की आस्था की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लोकतंत्र जनता की आस्था पर आधारित जनता है, जनता की आस्था पर आधारित सरकार है। लोकतंत्र जनता की आस्था पर आधारित सरकार है। ये जंग नहीं, क्योंकि लोकतंत्र जनता की आस्था पर आधारित सरकार है। फिर से सुन लें, आस्था के बिना कोई सरकार नहीं टिक सकती। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए तो लोकतंत्र में जनता की आस्था सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र जनता की आस्था पर आधारित सरकार है। यहाँ ध्यान देना, जनता की आस्था पर
आधारित सरकार है। 5वीं शर्त हम देख सकते हैं, नागरिकों की सच्चरित्रता, यानी कि नागरिकों की चरित्र भी सही हो और सच्चे भी हों। सच्चरित्रता। लोकतंत्र की सफलता है जनता का चरित्रवान होना आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता तभी हो सकती है जब जनता का चरित्रवान होना आवश्यक। जनता चरित्रवान हो, उनमें कर्तव्य पालन की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही जनता में ईमानदारी, सच्चाई और लगन होनी चाहिए। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है, लोकतंत्र सरकार की सफलता जनता में उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज की लालसा और समाज सेवा की भावना पर आधारित है। फिर से, नागरिकों की सच्चरित्रता, लोकतंत्र की सफलता है जनता का चरित्रवान होना आवश्यक है, उनमें कर्तव्य पालन की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही जनता में ईमानदारी, सच्चाई और लगन होनी चाहिए। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है कि लोकतंत्र सरकार की सफलता जनता में उच्च कोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज की लालसा और समाज सेवा की भावना पर आधारित है। 6वां तर्क हम दे सकते हैं, जनता का शिक्षित होना। जनता का शिक्षित होना। जनता का शिक्षित होना। 6वां तर्क, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसलिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। शिक्षित जनता के बिना लोकतंत्र की सफलता की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि शिक्षा के बिना नागरिक ना तो अपने अधिकारों का उपयोग ठीक ढंग से कर सकते हैं और ना अपने कर्तव्यों का पालन ही कर सकते हैं। शिक्षित रहने पर ही जनता मतदान के अधिकार का भी उचित प्रयोग कर सकती है। जे.एस. मिल का कहना है, मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा का द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। जनता का शिक्षित होना। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसलिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। शिक्षित जनता के बिना लोकतंत्र की सफलता की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि शिक्षा के बिना नागरिक ना तो अपने अधिकारों का उपयोग ठीक ढंग से कर सकते हैं और ना अपने कर्तव्यों का पालन ही कर सकते हैं। शिक्षित रहने पर ही जनता मतदान के अधिकार का भी उचित प्रयोग कर सकती है। जे.एस. मिल का कहना है, मतदान को सार्वजनिक बनाने के लिए शिक्षा का द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। हम 7वीं शर्त बता सकते हैं। 7वीं शर्त दे सकते हैं, आर्थिक समानता हो। सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर मिलें। सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर मिलें। सबको समान और इतनी मजदूरी अवश्य मिले कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः इसके महत्व के संबंध में कोल ने कहा है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। आर्थिक समानता, सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर मिलें, सबको समान और इतनी मजदूरी अवश्य मिले,
कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः इसके महत्व के संबंध में कोल ने कहा है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। चलिए अब आठवीं शर्त सामाजिक समानता। सामाजिक समानता आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी नागरिकों को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी नागरिकों को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए और अमीर गरीब, धर्म, जात, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक समानता की सबसे अधिक आवश्यकता है। आठवीं शर्त सामाजिक समानता आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी नागरिकों को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए और अमीर गरीब, धर्म, जात, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक समानता की सबसे अधिक आवश्यकता है। जहाँ तक हमारा विचार है, ऐसा भी मन में याद कर लेना, नोटबुक में लिख लेना। ये आखिरी में पेपर में प्रश्न में आता है ये प्रश्न, तो ऐसा लिखना तो एग्जामिनर प्रभावित होगा। जहाँ तक हमारा विचार है, लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र की समस्याओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक हमारा विचार है कि लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र की समस्याओं पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए भाई, ये इस पार्ट से 3 सेशन हो गया, ये पार्ट पूरा हो गया है। 2 सेशन बहुविकल्पी प्रश्नों का, तीसरे सेशन में 18 प्रश्न बहुविकल्पी, 3 प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ मिला के कुल 3 प्रश्न हैं। अब इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो बहुविकल्पी प्रश्न इतने हैं कि आप उनसे प्रश्न को कर ले जाएंगे, इसलिए ज़्यादा प्रश्न बहुविकल्पी रखे हैं और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम रखे हैं। तो आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। इस पाठ से आपका कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा, आप अच्छा से अच्छा उत्तर कर ले जाएंगे। इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।